हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का यह तीसरा अध्याय है। ये तीसरा अध्याय का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसके बारे में पहले भी हम रेशे के बारे में पढ़ चुके हैं, किससे ऊन का निर्माण, स्वेटर का निर्माण जो होता है किस किस रेशे से किया जाता है, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े मतलब फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रेशों से प्राप्त रेशों फाइबर्स जो फाइबर्स से बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, जो रासायनिक रूप से बनाया जाता है। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशे के नाम बता सकते हैं? आप ऊन का देख सकते हैं, बकरी का, ऊँट का, ये सब जो है किससे प्राकृतिक रेशे हैं। रेशे का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास करने के लिए कहता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो आप स्वेटर पहनते हैं वो कृत्रिम भी होता है और क्या होता है प्राकृतिक भी होता है। प्राकृतिक में हम ऊन जो उपयोग करते हैं वस्तुओं में, आप ऊन का यो उपयोग कर सकते हैं। रेशे का प्रकार जो क्या होगा, तो ये रेशे के रूप में होगा। रेशे का प्रकार प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो ये प्राकृतिक होगा। यहाँ पर आप प्लास्टिक में देखेंगे तो कृत्रिम होता है। प्लास्टिक क्या होता है, क्रम संख्या 2 में आप देखेंगे तो वस्तु का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो जैकेट बनता है वो कृत्रिम रूप से भी बनता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक? ये सब बता सकते हैं। आगे है, आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। और दूसरा जो संश्लेषित रेशा होता है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, उसमें जो है मानव निर्मित ये जो रेशा जो होता है संश्लेषित होता है या मानव निर्मित रेशा, इसको हम कहते हैं। ठीक? आगे हम पढ़ेंगे, यह देख सकते हैं कि चित्रों में भी दिया गया है संश्लेषित रेशे क्या है। तो धागे से जुड़े मनकों के हार में पाए जाने वाले एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास करने के लिए कहता है। चित्र में ये दिया गया है कि समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में समानता है? तो देखेंगे दोनों में समानता आपको नहीं दिखती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, मनके हैं और ये एक कागज का क्लिप है। तो ये बनाई गई लंबी श्रृंखलाएँ हैं, दोनों में क्या समानता नहीं है। क्या ये अलग-अलग हैं, ये मजबूत ज़्यादा होंगे, ये कमज़ोर होंगे। आगे हम पढ़ेंगे, एक संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। कि ये श्रृंखला है, जो संश्लेषित रहता है, छोटी-छोटी इकाइयों से जोड़कर बनता है, उसी को हम श्रृंखला कहते हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है और जो भी छोटी इकाई है वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार के अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। और जो एक छोटी इकाई जो बन गई और ये बड़ा इकाई अगर बन गया तो इसको हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक, और ये अथवा पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द जो है ये भाषा के 2 शब्दों से बना है, पॉली और मर से। ग्रीक भाषा, किस भाषा से? ग्रीक भाषा से बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ क्या होता है? भाग या इकाई। पॉली का अर्थ क्या होता है? अनेक। अनेक जो भागों से बनकर बना है उसी को हम पॉलीमर कहते हैं या बहुलक कहते हैं। ठीक? अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनते हैं और ये बहुत ही इकाई को दोहराएँगे तब ये बनेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 कितने मोती, बहुत सारे मोती मन के हैं। तो इससे जो बन गया इसी को हम बहुलक कहते हैं। ठीक? देखिए, बहुलक प्राकृतिक में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। क्या है? एक कपास भी बहुलक ही है, जो सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है? लोज से ये बनता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित है। तो और सेलुलोज का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज के इकाइयों से निर्मित होता है। अब देखिए, रेशों के बारे में है, संश्लेषित रेशा के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहला है रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा एवं गोपनीय में रखा गया था। रेशम रेशे
रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महँगा है, परंतु इसकी सुंदर बनावट मतलब सुंदर बुनावट जो होता है, बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया और रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशे कहलाया। ये जो रेशा प्राप्त किया गया ये रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादर बनाते हैं। ये मिलाकर इसको बिस्तर की चादर बना लेते हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ये जो आप रेयॉन का उपयोग कर रहे हैं, कालीन या गलीचा में भी उपयोग करते हैं। ये देख सकते हैं रेयॉन द्वारा जो निर्मित हो वस्तुएँ हैं, ये कालीन हो गया, ये आप जो है कपड़े के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक? आगे है नायलॉन, उसके बाद है नायलॉन। तो नायलॉन एक प्रकार का मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जंतु के मतलब बिना ही उपयोग किए बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। कौन है पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा? तो ये है नायलॉन। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़े के निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित हुआ। नायलॉन का जो कपड़ा आप पहनते हैं वो इसी द्वारा बनाया जाता है। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो ये देखेंगे। तो इसके लिए देखिए हम नायलॉन को निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लाते हैं, जैसे कि जुबारे, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग मतलब जो शयन थैला होता है, पर्दे इत्यादि जो होते हैं नायलॉन से बनाए जा रहे हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट में भी उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं पर्दे हो गए नायलॉन से निर्मित हुए, रस्सी, ब्रश, मौजा ये सब नायलॉन से बनते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिया भी गया है कि ये इसका निर्माण हम चढ़ने में करते हैं चट्टानों पर या पैराशूट में, और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों का निर्माण किया जाता है। एक नायलॉन का तार जो होता है इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। जो इस्पात का तार है, नायलॉन का तार है, तो नायलॉन का तार जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रबल होगा, मजबूत होगा। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर जो पैराशूट में उपयोग किया गया है तार, और जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग किया जा रहा है उसका, दोनों का उपयोग नायलॉन के तार से किया जा रहा है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक क्लैंप युक्त लोहे की स्टैंड लीजिए और लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए। इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए। और यहाँ पर दिया भी गया है कि मुक्त सिरे पर यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये लटका हुआ है। क्लैंप पर बांधे तो क्या हुआ, रस्सी से ये लटका हुआ है, लटकता हुआ एक धागा, ये क्या है, नायलॉन है। लटका हुआ एक हुक लगा देकर उसको बांधने के लिए कहता है जिससे बाट रखे जा सके। पहले पल्ले में एक एक करके वाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे के सामर्थ्य को बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम, नायलॉन धागों के साथ दोहराने के लिए कहता है। और यहाँ पर आप सूचीबद्ध कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा मजबूत है, कौन ज़्यादा जो है कमज़ोर है। कपास देख सकते हैं कि ये कमज़ोर होता है, ये क्या होता है, कमज़ोर होता है। ये भार कम सहेगा, ऊन भी भार कम सहेगा, रेशम भी भार कम सहेगा, लेकिन नायलॉन क्या होगा, बहुत ज़्यादा भार सहेगा। रेशम उससे थोड़ा ज़्यादा, ऊन से थोड़ा ज़्यादा सहेगा। आगे है आप रेशम धागों को लटकाने
हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध कर, जैसे आप वाट का उपयोग करते हैं, जो तर्जु का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए सावधानी भी यहाँ पर बरतना है कि लंबाई एवं एक लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए, जो धागे होंगे एक ही प्रकार के आप रखेंगे। आगे तीसरा जो है पॉलिएस्टर या एक्रिलिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। पॉलिएस्टर भी क्या है? एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह कप सपाट है और सफलतापूर्वक धुल भी जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहनने अवश्य देखा होगा। टेलिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। कौन है? तो टेलिलीन। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, फिर जो है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु सामान बुना जा सकता है। किसी भी प्रकार से आप बुन सकते हैं। मेरी माँ जल के सदैव पेट मतलब पीईटी बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या? तो पेट क्या है? तो पेट मतलब होता है पॉलीएथिलीन टर्थे टर्थेलेट। पेट का फुल फॉर्म हो गया पॉली, पी से पॉली, ए से ई से होगा एथिलीन और टी से टरथेलिएट। ठीक, एक बहुत सुपरिचित जो होता है प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं को आप यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। पॉलिएस्टर जो मतलब पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वह रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। एस्टर क्या करता है? उसके फल की गंध को प्रदान करता है। और निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से से बेचे जाते हैं और इसको इस नाम से बेचे जा रहे हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट और पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो यह पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण कौन है? तो पॉलीकॉट है। और पॉलीवूल जो होता है वो पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलीवूल किसका मिश्रण है? तो पॉलिएस्टर और ऊन का। और पॉलीकॉट जो होता है पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। आगे है कि हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। ठीक, इसमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। जो संश्लेषित रेशा से तैयार किया गया स्वेटर है वो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत क्या होती है? सस्ती होती है। वे विविध रंगों में उपलब्ध होती है और संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे वे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में पढ़ भी चुके हैं कि यहाँ पर क्रियाकलाप में हमने पढ़ा भी है कि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या होता है? गंध आता है। आप पाएँगे कि उसका व्यवहार प्राकृतिक रंगों रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएँगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत ही आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? चिपक जाता है और उसका जो त्वचा होता है वो भी जल जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। देखिए यहाँ पर बुझो पहली बोल रही है कि ओह! अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती है। आगे है सभी संश्लेषित रेशे प्राकृतिक जो है सभी संश्लेषित जो रेशा होता है पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, इसे विभिन्न प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। किससे? तो
पेट्रोलियम का मूल जो कच्चा माल होता है उसे पेट्रो रसायन कहते हैं और इसी के विविध प्रक्रमों के द्वारा इसको तैयार किया जाता है संश्लेषित रेशे को। अब देखिए संश्लेषित रेशे के गुणधर्म को, इसका गुणधर्म क्या है। लिखा गया है कि कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार छत्ता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये जो होते हैं शीघ्र ही सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप में यहाँ पर आप कर सकते हैं कि पॉलिएस्टर का जो कपड़ा आप ले रहे हैं तो ये क्या होता है, तुरंत सूख जाता है, इसको सूखने में वक़्त नहीं लगते हैं। इसका जो है दाम भी कम होता है, टिकाऊ भी होता है, ये सब कारण जो है ये ज़्यादा प्रचलित हैं। क्रियाकलाप में दिया गया है कि एक प्रकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए और प्रत्येक भाग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशा से निर्मित होना चाहिए और दूसरा जो होगा संश्लेषित रेशा से निर्मित होगा। इन टुकड़ों के चयन हेतु माता-पिता की मदद ले सकते हैं आप। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रह जल का आयतन का परस्पर तुलना कर सकते हैं। आप जो प्राकृतिक रेशा है उसमें क्या होता है, पानी बहुत ही ज़्यादा सोखता है, लेकिन जो संश्लेषित रेशा होता है वो पानी को नहीं सोखता है। ठीक? यहाँ पर जो है क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? तो हाँ। क्या वे सूखने में कम समय लगाते हैं? तो हाँ, बहुत कम समय लगता है। क्रियाकलाप में आपको संश्लेषित रेशे के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? तो आप यहाँ पर देखें, जो क्या होते हैं, ये टिकाऊ भी होते हैं, बहुत ही जल्दी सूख भी जाते हैं, सस्ते भी होते हैं, ये सब आप याद रखेंगे। अपने माता-पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में स्थायित्व मतलब टिकाऊपन, मूल्य और रख-रखाव के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे है प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक क्या है, आप घर में प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक वस्तुओं के से परिचित होंगे। इस प्रकार के आप प्लास्टिक आप नाम बताएँ, जो कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब बहुत ही प्लास्टिक के कार्य हो गए, ये सब जो क्या है प्लास्टिक हैं। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है बहुलक है, ये भी छोटे-छोटे गुणधर्मों से बनकर ये बनता है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों को की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। सभी जो प्लास्टिक हो उसमें इकाई एक व्यवस्था से नहीं बनाए जाते हैं। कुछ में एक ये रेखीय होता है, तो कुछ में क्या होता है तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होता है। कुछ में रेखीय होता है, कुछ क्रॉसबद्ध होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेखा भी है और इसमें क्रॉस, ये क्या है रेखीय है और ये क्या है क्रॉसबद्ध, ये क्या है क्रॉसबद्ध है। आगे है प्लास्टिक की वस्तुएँ सभी संभव आकारों या साइज़ों में उपलब्ध हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है कि कैसे साइज़ उसका कुर्सी को साइज़ में कर दिए, टेबल को हम साइज़ में बना देते हैं, खिलौने को साइज़ में जिस साइज़ में आप चाहते हैं उस साइज़ में आप बना लेते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि पॉलिएस्टर जो सॉरी प्लास्टिक आसानी से साँचे में ढाला जा सक प्लास्टिक क्या आसानी से उसको साँचे में जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में ये ढल जाएगा, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसको पुनः चक्रण अगर टूट हो गया तो ये रिटर्न भी हो जाता है और ये पुनः चक्रण में चला जाए। आप जानते हैं कि आपको गली-गली में आता है बेचने के लिए प्लास्टिक, लोहा, टीना, ये सब जो है पुनः चक्रण के लिए चला जाता है। जो लेता है आपके घरों से दूसरे के घरों से लेता है और यह पुनः जो है फैक्ट्री में चला जाता है और फिर पुनः एक नया रूप लेकर आपके पास चला आता है। ये पुनः चक्रण हो गया। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेल कर रो इसमें बदला जा सकता है, अर्थात अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसीलिए इस इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की वस्तु यहाँ पर बताए गए हैं। पॉलीथीन जो होता है पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना होता है और यह प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाले पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आती है। पॉलीथीन जो है पॉली प्लस एथीन के संयोग से बनते हैं।
अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए, क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएँ सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? नहीं, सभी जो है प्लास्टिक प सफलतापूर्वक आप नहीं मोड़ सकते। जो सफलतापूर्वक लचीला होता है वो मुड़ जाता है, लेकिन जो नहीं मुड़ता है वो क्या होता है बीच से ही टूट जाता है। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएँ सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर क्या होती है, ये टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं, तो वह विकृत हो जाती है। क्या होती है? वो विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए और सरलतापूर्वक मुड़ जाए, वह थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जो विकृत जो पिघलने नहीं लगता है, जो आप देखेंगे जो मुड़ जाता है, वो क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। ये याद रखना है आपको। पॉलीथीन और पीवीसी जो होता है ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी जो होता है ना वो थर्मोप्लास्टिक है। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमानों के निर्माण में किया जाता है। दूसरी और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार साँचे में ढाल दिया जाता है, तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। जिसको आप एक बार साँचे में ढाल दिए, तो आप उसमें ऊष्मा अगर दे रहे हैं तो वो गर्म वो नहीं होगा, ठीक? और नहीं किया जा सकता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जिसको गर्म नहीं उसको फिर से उसको गर्म करके उसको उस साँचे में नहीं डाल सकते हैं, उसको थर्मोसेटिंग का उसको सेट कर लिया, वो थर्मोसेटिंग इसके उदाहरण आप बेकेलाइट और मेलामाइन जो होता है इसके उदाहरण होते हैं। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। वो बेकेलाइट याद रखना है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। क्या है? कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे इत्यादि बनाने में काम आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बेकेलाइट का जो है उपयोग उस क्या है ये कुचालक है और इसका जो है उपयोग स्विच में करते हैं, बर्तन के जो हत्थे होते हैं उसमें बनाने के लिए करते हैं। और मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। कौन? तो मेलामाइल। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है और जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं, ये आग का प्रतिरोधक होता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न यहाँ पर जो है उपयोग प्रदर्शित किया गया है। देख सकते हैं ये क्या है? सेटिंग है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यहाँ पर ये याद रखना है आपको इसमें जो प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आप देख सकते हैं, आपको ये बर्तन दिख रहा है, जो स्विच दिख रहा है, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यही नीचे में आप देखेंगे जो प्लास्टिक से निर्मित हुआ जो थर्मोप्लास्टिक है, ये तार हो गया, ये बर्तन हो गया, तो ये सब थर्मोप्लास्टिक ये पुनः चक्रित मतलब पुनः ये आप इसको याद रखना है पुनः इसको साँचे में ढालकर भी इसको साँचे में ढाल देंगे, सफलतापूर्वक ये मुड़ जाएगा, इसीलिए ये थर्मोप्लास्टिक हुआ। थर्मोसेटिंग जो एक बार मोड़ दिए मतलब वो सेट हो गया, ठीक? अब आगे है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने हेतु जो हम सोचेंगे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होता है लगते हैं। इसका कारण यह है कि यह हल्का होता है, कम कीमत में मिलता है, अच्छा सामर्थ्य है और उपयोग में आसानी भी है। ठीक? धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची अब सीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि को से गिरना प्रारंभ करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उपयोग हो रहा है। आइए अब प्लास्टिक के अभिलक्षणिक गुणों की विवेचना करते हैं। देखिए प्लास्टिक अभिक्रियाशील है। क्या है? प्लास्टिक जो है अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसे धातुओं को जब नमी और वायु में खुला हम छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, जंग लगता है। लेकिन आप परंतु प्लास्टिक में देखेंगे तो जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता। ये जल और वायु से अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जो है ना जल से अभिक्रिया करेगा, ना ही वायु से। दोनों से अभिक्रिया करने से शील नहीं है, तो इसीलिए इसमें जंग नहीं लगते हैं। लेकिन लोहे में देखेंगे तो जंग लग जाता है। उनका संरक्षण आसानी से नहीं होता है, किसका? प्लास्टिक का। इसीलिए उनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। अब आगे दूसरा नंबर है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाले बाल्टियों के बारे में
अपने माता-पिता और दादा-दादी से बात कर सकते हैं, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की बनी बाल्टियों एवं मग का उपयोग कर रहे होंगे। आज हम किसका उपयोग कर रहे हैं। जो प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में लाने से क्या लाभ होता है, तो उस ऊपर में दिया भी गया है कि कैसे-कैसे आप हल्का होता है, चिरस्थायी होता है। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों के साइज़ों में डाला जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लिया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। यह उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। यहाँ पर है प्लास्टिक कुचालक है। अब देखिए प्लास्टिक क्या है? कुचालक भी है। आपने मतलब ये बिजली के उपयोग में किए जाते हैं। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे जो कुकर का जो हत्था होता है, ये क्या होता है? ये भी प्लास्टिक का बना होता है। आगे क्या आप जानते हैं? प्लास्टिक स्वास्थ्य देखभाल उपयोग व्यापक होता है। इसके उपयोग से कुछ उदाहरण यहाँ पर दवा की गोलियाँ, टीकियाँ को पैक करने में, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के लिए दस्ताने, विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र जो है प्लास्टिक के उपयोग में लाए जाते हैं, प्लास्टिक का उपयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। आगे है टेफ्लॉन, एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल है चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। यहाँ पर आगे दिया गया है कि अग्निशमन प्लास्टिक यद्यपि यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। किसकी? तो मेलामाइन प्लास्टिक चढ़ा होता है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, उसमें आग नहीं लगती है। अब आगे है प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। यह एक कारण है, ठीक। और फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण निस्तारण एक परिधान समस्या है। क्यों? तो जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जो जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। जो जीवाणु क्रिया से अपघटित हो जाएगा उसको जैव निम्नीकरण कहेंगे। और पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उसको जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया गया है जो निम्नीकरण है, जो जैव निम्नीकरण नहीं है। ये देख सकते हैं अपशिष्ट के प्रकार हैं और अपराशित होने वाले जो लगभग समय है यहाँ पर दिया गया है और जो जैव निम्नीकरण है ये यहाँ पर और जो जैव निम्नीकरण नहीं है ये दिया गया है। जो सब्जी फल हो गया, छिलका हो गया, ये सब क्या है? जैव निम्नी 1 सप्ताह 2 सप्ताह में ये गल जाएगा। कागज़ भी देखेंगे तो महीने भर में जैव निम्नीकरण हो जाएगा। सूती कपड़ा भी आपको ये 2 से 4 महीने में निम्नीकरण हो जाएगा। लकड़ी भी आप जैव निम्नीकरण के रूप 10 से 15 साल में ये भी समाप्त हो जाएगा। ऊनी वस्त्र भी जैव निम्नीकरण है, लेकिन यहाँ पर टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, डिब्बा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है कई वर्षों तक भी नहीं होते हैं। ये अनिम्नीकरण होते हैं, जैव अनिम्नीकरण। टीन, एल्युमिनियम, धातु के डिब्बे ये सब, प्लास्टिक ये सब हो गए। अब आगे है क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने के में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरणीय हितैषी नहीं है, इसलिए पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो इसको हम थोड़ा कम उपयोग करके कर सकते हैं। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए और कपास तथा जूट से बने थैली का उपयोग आप कीजिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट
अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित होना करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बना सकते हैं, और जो पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने पर अभिकर्मक मिलाए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5 आर सिद्धांत को याद रखिए। कौन-कौन से? तो आर में देखिएगा, उपयोग कम करिए, रिड्यूस मतलब उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, रीयूज़ रीयूज़ करिए, रीयूज़ पुनः चक्रित करिए, रिसाइकिल करिए, पुनः प्राप्ति करिए, रिकवर करिए और उपयोग ना करना मतलब रिफ्यूज़ कर दीजिए उसको उपयोग। ये 5 आर का जो सिद्धांत है, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए और उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। इस प्रकार की आदतें जो विकसित करिए जो पर्यावरण को क्या होगा, रिफ्यूज हितैषी हो, और यह पर्यावरण के लिए हितैषी हो। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणाम को कल्पना कर सकते हैं? ये क्या होते हैं? पचते नहीं हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं, और अंततः यह उनकी जो है मृत्यु का कारण बन सकती है। लापरवाही से इधर-उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी-कभी हम बहुत ही अधिक लापरवाही दिखाते हैं, जैसे कि चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? जो है इसके लिए हम क्या करना चाहिए? सोचना है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप ये काम नहीं करेंगे तो ताकि ये जो गंदगी है उससे बचा जा सके। सार्वजनिक स्थल या स्वस्थ प्लास्टिक मुक्त रख सकते हैं इससे आप। अब है रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए आप जाते समय सूती कपड़े थैली का जो जूट का जो थैला है उसका उपयोग करिए, और प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर आप स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक के कम उपयोग करने के लिए कह रहा है। यही यहाँ पर बताया भी गया है, ये यहाँ पर समझाया भी गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपने यहाँ पर क्या सीखा है, तो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रंगों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रोल रसायनों के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। आगे प्लास्टिक रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियों, फर्नीचर, पात्र इत्यादि से लेकर वायुयान, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित जो रेशा होता है वो विविध निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, अवशोषण अथवा दहन, प्रकृति, मूल्य, चिर स्थायित्व इत्यादि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, चाहे वह बाहर हो या घर हो, प्लास्टिक सभी और आपको मिलते हैं। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। बहुभूमि पर डाल देने से क्या होता है, इन्हें
अभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा जो है इनकी जैव अनवीनीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। इस प्रकार ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आप जानते हैं क्या आप जानते हैं कि नायलॉन जैसा दिखता है ये जो है नायलॉन जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने कब आया तो 1939 में आया तो उसे के मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोज़ों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ तो 1939 से 45 के बीच के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मौजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको फैक्ट दिए गए। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप बताएँगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।